वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यू पैटर्न डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहला क्वेश्चन जेईई मेन 2021 का है। इसमें पूछ रहा है, इन द गिवन फिगर ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस ए कंडक्टर पी क्यू, ठीक है, ऑफ लेंथ एल। इस कंडक्टर पी क्यू का लेंथ एल है एंड डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस हैविंग रेडियाई R1 एंड R2। क्रॉस सेक्शंस अलग हैं, पहले वाले का रेडियस R1 है, दूसरे वाले का रेडियस R2 है, ठीक है। जो Q वाला एंड है उसका रेडियस जो दिया हुआ है वो R2 दिया हुआ है, ठीक है। तो वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और यहाँ ये भी लिखा है कि R1 जो है वो ग्रेटर देन R2 है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेन चूज द करेक्ट ऑप्शन एज वन मूव्स फ्रॉम P टू Q। P से Q जैसे बढ़ते हैं तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करंट डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट करंट, इनसे जुड़ा हुआ कुछ रिलेशन हमने पढ़ा था। सबसे पहले इस कंडक्टर को एक बार बना लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये वेरिंग क्रॉस सेक्शन का है तो ये वाला जो रेडियस होगा वो ज़्यादा होगा R1 P एंड पे, और ये Q एंड पे जो रेडियस होगा ये कम होगा R2, ठीक है। तो हम लोग अज्यूम करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एक स्मॉल dx लेंथ का या dx विड्थ का एक हमने क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लिया, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो dx है। अब क्योंकि यहाँ पर एक बैटरी ई लगी हुई है, स्विच है, स्विच को जैसे क्लोज करते हैं तो उसमें से करंट फ्लो करेगा। यहाँ एमीटर लगा हुआ है, करंट जैसे फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसे ही होगी, P2Q, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लेट्स सपोज आई करंट है इस कंडक्टर में जो फ्लो कर रहा है। तो जो dx एलिमेंट हमने माना है क्रॉस सेक्शन, इसमें से भी करंट ऐसे ही जा रहा होगा, ठीक है। और हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसमें जो L लेते हैं हम लोग वो करंट के डायरेक्शन में ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो dx हमने लिया हुआ, इससे I करंट जा रहा है, तो इस dx एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी छोटा सा ही होगा, उसको dr मान लेते हैं। तो dr क्या हो जाएगा? रो और dx अपॉन में, और इसका जो हमने क्रॉस सेक्शन माना हुआ है इसका रेडियस सपोज कर लो r है, स्मॉल r, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? पाई r स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये dr आ गया, स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ दिस dx एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया है यहाँ बीच में कहीं पे, ठीक है। अब ये dr आ गया। अब देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें से, तो इस dr में से जो करंट I फ्लो कर रहा है उसकी वजह से इसमें एक पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा छोटा सा, dv, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो dv क्या हो जाएगा? I dr हो जाएगा। करंट I माना हुआ है, dr ये है, तो I रो dx अपॉन में पाई r स्क्वायर, और ये dv हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से जुड़ा हुआ एक टर्म हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो dv बाई dx होता है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो अगर इस dv को मैं यहां रख दूं, I रो dx पाई r स्क्वायर अलग कर दो, और यहां वाला नीचे जो dx है, तो देखोगे dx dx कैंसिल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है हमारा I रो अपॉन पाई r स्क्वायर आ रहा है, जिसमें पाई तो कांस्टेंट होता ही है, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, और करंट भी कांस्टेंट माना गया हुआ है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये रिलेशन मिल रहा है। आर क्या है? इसमें रेडियस है जो कि वेरी कर रहा है, R1 बड़ा था फिर इधर जा रहे हैं तो R घट रहा है, R2 और कम है। तो रेडियस P से Q जाने के समय क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर रेडियस घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस होना चाहिए था, यहाँ पर डिक्रीजेस लिखा है, तो 2 ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक और ऑप्शन यहाँ लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेक कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है उसका फॉर्मूला भी निकाला था हमने, ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन में एम। इसमें ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। ई जो होता है कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। टाउ जो होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगी। और जैसे जैसे यहाँ की और बढ़ रहे हैं हम लोग, रेडियस घट रहा है क्रॉस सेक्शन का, रेडियस घट रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। देयरफॉर ऑप्शन 1 ही सही होगा सिर्फ, ठीक है। और क्योंकि ये जेईई मेन का है सिंगल चॉइस, तो इसमें एक ही ऑप्शन सही होना था, वो 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2022 का है। इसमें कह रहा है द फिगर शोज ए सर्किट हैविंग 8 रेजिस्टेंसेस ऑफ 1 ओम ईच, लेबल्ड R1 टू R8। R1 टू R8 8 रेजिस्टेंसेस हैं, सभी के सभी 1 ओम के हैं, ठीक है। ये भी जो है 1 ओम का है,
1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है, इस तरह से अरेंज किए हुए हैं इस सिमेट्रिकल से एक सर्किट में। एंड टू आइडियल बैटरीज विद वोल्टेजेस E1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ये E1 है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, और E2 जो है 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, एडवांस का क्वेश्चन है तो मल्टीपल चॉइस इसमें हो सकते हैं सही। तो अब देखते हैं, यहां पर देखो एक सिमेट्री बनती नजर आ रही है, ये पॉइंट पे कंसिडर करो और इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट को उठा के यहां पर ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी जैसे हम इसको ज्वाइन कराते हैं तो इमेजिन करो ये R4 और ये R2 ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल में, वैसे ये R5 और R6 भी आ जाएंगे पैरेलल में, ये R8 और R7 भी आ जाएंगे पैरेलल में, ठीक है। अगर ये सभी के सभी पैरेलल में आ गए, ठीक है, ये वाला जो लाइन है इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, हमने क्या किया, इस पॉइंट P को इस पॉइंट Q से, लेट्स सपोज इन दोनों का नाम दीजिए PQ, इनको ज्वाइन करा दिया है, तो ये 1 1 पैरेलल में आ गए। तो 1 1 जब पैरेलल में आए तो ये बन गया 1/2, बिकॉज 1 और 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 1/2 आएगा, ये 1/2 आ गया, ठीक है, ये Q पॉइंट है, ठीक है। और ये 1 ओम और ये 1 ओम भी पैरेलल में आए हुए थे, तो यहां भी जो रिजल्टेंट मिलेगा इक्विवेलेंट वो भी 1/2 ओम मिलेगा, ठीक है। ये 1 ओम और ये 1 ओम भी पैरेलल में है, तो ये भी 1/2 दे दिए, ठीक है, ये हमें मिल गया। और इस लाइन में आ जाओ, अब यहां पर हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है और इधर 1 ओम एक लगा ही हुआ है, फिर एक 12 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे, और फिर यहाँ पर एक 1 ओम लगा हुआ है, ठीक है, ये सब ओम है हमारे। तो ये फाइनल रीअरेंज्ड इक्विवेलेंट सर्किट मिला हमें जब हमने P को Q पॉइंट से ज्वाइन करा दिया। मान लो यहाँ पर Q था तो मैंने P भी लिख दिया कॉमा लगा के, कि पता चले कि हमने P को उठा के Q पे ज्वाइन कराया हुआ है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट मिल रहा है, तो अब इजी हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, KVL लगा सकते हैं इस लूप में और एक इस लूप में। इस लूप में KVL लगाते हैं, लेट्स सपोज करंट मान लेते हैं कुछ, यहाँ 12 वोल्ट से जो करंट निकल रहा है वो I है, फिर इसमें जो करंट गया वो I1 गया, तो रिमेनिंग करंट इसमें जाएगा कितना, I माइनस I1, है ना, I निकला, I1 इसमें गया, तो बचा हुआ I माइनस I1 इस ब्रांच में जा रहा है। तो अब अगर हम लोग पहला लूप देखते हैं, ये वाला, इसको लूप 1 कह दो, ठीक है, लूप 1 है ये। तो अब यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, चले यहाँ से -E1 होगा बिकॉज करंट की डायरेक्शन में ही है, इंटू 1, फिर +6 वोल्ट होगा, फिर इधर माइनस, अच्छा I1 है इसमें से तो इसमें से I1 ही जा रहा होगा, है ना, यहाँ भी होगा सेम डायरेक्शन में है तो I1/2 हो गया ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, और इधर की ओर आए फिर नीचे आए। अब यहाँ पर करंट ऐसे है, हम लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा I माइनस I1 और /2, और फिर हम लोग वहीं पहुंच गए तो इक्वल टू 0 से इक्वेट कर दिया हमने। तो ये KVL हो गया हमारा पहले लूप के लिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -I1 + 6 -I1/2, फिर I/2 -I1/2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो ये I1 हो गया और ये भी I1 हो गया, -2I1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर +6 + I/2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो अब बड़ा ही सिंपल है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -4I1 हो गया और +12 हो गया, और यहाँ I रह गया, इज इक्वल टू 0। तो 12 + I की वैल्यू आ रही है 4I1, ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड लूप में KVL लगाते हैं, यहाँ से चलना शुरू करो, ऊपर की ओर जाएंगे, करंट के डायरेक्शन में ही है तो करंट नेगेटिव हो जाएगा, माइनस I माइनस I1/2, ठीक है, ये करंट ड्रॉप हुआ, वोल्टेज ड्रॉप हुआ इसमें, फिर इधर की ओर आए तो अब देखो क्योंकि I है इसमें से निकल रहा, तो इसमें से एंटर भी, इसमें एंटर भी I ही हो रहा होगा नेगेटिव वाले टर्मिनल में 12 वोल्ट के, और ये इधर से आ रहा है तो I यहाँ भी दिखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ पर -I/2 हो जाएगा, इसमें ड्रॉप, और फिर इधर आएंगे इसमें भी ड्रॉप होगा -I का, और फिर +12 वोल्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -I/2, फिर I1/2 -I/2, फिर अच्छा इन दोनों को हम लोग -3I/2 भी तो लिख सकते हैं कंबाइन करके, और +12 वोल्ट,
इज इक्वल टू 0। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पर, या एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। -4i/2 हो रहा है, तो ये -2i डायरेक्टली आ गया इन दोनों से। फिर i1/2 रहने दो और +12 रहने दो, इक्वल टू 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4i आ गया, प्लस i1 और +24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे इक्वेशन एक और मिल रही है, 4i इज इक्वल टू i1 + 24, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लूप से। यहाँ से पहली मिली थी, यहाँ सेकेंड मिल रही है। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो इनमें से पता चल जाएगा क्या ऑप्शन सही है। तो क्या किया जाए, i की जगह रखते हैं, i के जगह पे रखते हैं हम लोग i1 + 24/4। ठीक है, ये i मैंने यहाँ रख दिया, 12 + i1 + 24/4 इज इक्वल टू 4i1। ठीक है, अगर इनको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 48, i1 + 24 इज इक्वल टू 16i1। ठीक है, इधर गया 15i1 हो गया, और यहाँ पर इन दोनों का जो हमने एडिशन किया 48 + 24 कितना हो जाएगा, 12, 1 72 हो गया। तो i1 की वैल्यू आ गई 72/15, यानी कि 3 × 5 = 15, 3 2 × 6 12, 24/5, यानी कि 5 4 × 20 होता है, और फिर 40 आ रहा है, 5 8 × 40, 4.8 एम्पियर। 4.8 एम्पियर i1 है। i1 हमने कैसे माना था, इसमें ना, और i1 हमने इसमें माना था, इसका नाम R3 था, तो R3 में 4.8 एम्पियर जा रहा है, तो सी ऑप्शन तो सही हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R3 इज 4.8 एम्पियर। ठीक है, वैसे ही i भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग पुट करके i की वैल्यू आ जाएगी, i1 हमने निकाला हुआ है 4.8, तो 4.8 + 24/4, ये हो जाएगा 28.8/4, 4 7 = 28 और 4 2 = 8, तो 7.2 एम्पियर आई आ गया। आई हमने कैसे माना था इसमें, और इसका नाम क्या था, R1 था, तो R1 में जा रहा है 7.2 एम्पियर, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज 7.2 एम्पियर। ठीक है, अब बी ऑप्शन पे आते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R2। R2 क्या है, R2 ये वाला है। अच्छा देखो, हम क्या इस 1/2 ओम को R2 कह सकते हैं, नहीं कह सकते 1/2 ओम को R2, क्योंकि हमने P को Q पे ओवरलैप कराया था, तो R2 और R4 जो थे पैरेलल में आ गए थे। ठीक है, तो अब ये जो करंट जा रहा है यहाँ पर देखो, इसमें जा रहा है I - I1 ना, इस वाले ब्रांच में, जो कि इक्विवेलेंट है, जब दो ब्रांचेस पैरेलल में थी उनका इक्विवेलेंट जो हमने निकाला था उसमें से जा रहा है I - I1। तो ये I - I1 है क्या, पहले ये निकाल लेते हैं। I है हमारा 7.2 और I1 है 4.8, तो ये है 12 - 8 हो गया 4, और यहाँ 6 - 2.4 एम्पियर है। 2.4 एम्पियर है उस इक्विवेलेंट में, उन दोनों के जो एक एक ओम का इक्विवेलेंट है ना, ऐसे उस पूरे में से 2.4 जा रहा था। तो एक ब्रांच में जो कि 1 ओम का R2 है, उसमें जा रहा होगा इसका आधा, 2.4 का आधा, यानी 1.2 एम्पियर। तो R2 में से जा रहा है 1.2 एम्पियर एक्चुअली में। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R2 इज 1.2 एम्पियर, तो ऑप्शन बी भी सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R5 अब निकालना है, R5 ये वाला है। वैसे ही हमने यहाँ जैसे P और Q को ओवरलैप किया था, तो देखो R5 और R6 भी ओवरलैप कर गए थे, आई मीन पैरेलल में आ चुके थे, दोनों 1 1 के हैं। तो दोनों में से जो यहाँ हमने लिखा है ना 1/2, ये इक्विवेलेंट लिखा है उसका, तो 1 और 1 पैरेलल में है, और 1/2 से जा रहा है जो इक्विवेलेंट है I1 जा रहा है, I1 है 4.8, तो 4.8 का आधा जाएगा R6 में से और R5 में से इक्वल, तो 4.8 का आधा कितना हो जाएगा, 2.4 एम्पियर। तो R5 में पूछा है तो 2.4 एम्पियर ही जाएगा R5 में से, तो डी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो ये एडवांस का क्वेश्चन था 22 का। आते हैं इस क्वेश्चन में, ये जेईई मेन 2024 का है। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x फॉर विच द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D विल बी 0 इन द अरेंजमेंट शोन इज। ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, 14.5 वोल्ट की बैटरी है। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D विल बी 0, B और D पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक हम लोग एमीटर कनेक्ट कर देते हैं या गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर B और D का पोटेंशियल 0 है तो गैल्वेनोमीटर से करंट 0 जाएगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये किसका केस हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो गया, राइट। तो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो गया है, तो हम लोग यहाँ पर इसका रेशियो, इस पूरे रेजिस्टेंस का और इसका आई मीन रेजिस्टेंस निकाल के रेशियो निकालेंगे,
और फिर इसका और इसका निकाल के रेशियो निकालेंगे, दोनों इक्वल होने चाहिए एज पर व्हीटस्टोन-ब्रिज लॉ। तो अब पहले इसका कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। ये 12-12 कितना हो गया, 24 सीरीज में, 24-24 पैरेलल में क्या हो गया, 12 हो गया, ये हो गया 12 ओम, सिंपल। ठीक है, ये पॉइंट बी है। यहाँ आ जाओ, ये 1-1 क्या हो जाएंगे, पैरेलल में है तो 1/2 ओम हो गए, या 0.5 लिख दो। ठीक है, ये हो गया सी पॉइंट हमारा, और ये जो है ए पॉइंट है। अब देखो यहां पर ये 0.5 और है, 0.5 ओम ये हो गया, और यहां देखो 12-12 क्या है, 6 हो गया, और x+6 क्या हो जाएगा, x+6 ओम जो है हमारा, यहाँ डी पॉइंट आ गया हमारा, x+6 ओम एडी ब्रांच में, आई मीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है, और बी और डी को हमने सेम पोटेंशियल माना है। तो अब हम लोग, क्योंकि यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है 14.5 वोल्ट की, तो हम लोग 12 यहाँ पर रेशियो लगा सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, 12/0.5 शुड बी इक्वल टू x+6 अपॉन में 0.5। ठीक है, 0.5 कैंसिल हो गया, तो x+6 की वैल्यू आ गई 12, यानी कि x की वैल्यू आ गई 12-6, यानी कि 6 ओम। तो ऑप्शन 3 विल बी राइट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जेईई मेन का। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली एडवांस 2020 का है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। शोन इन द फिगर इज अ सेमीकंडक्टर मेटेलिक स्ट्रिप दैट हैज थिकनेस टी एंड रेजिस्टिविटी रो। यहां पर तुम देख सकते हो एक सेमी सर्कुलर सी मेटेलिक स्ट्रिप है, ठीक है, और इसकी थिकनेस टी है, मोटाई, और रेजिस्टिविटी इसकी अपनी जो है रो है। ठीक है, इसको ये 2D में लिखा है ना, 2D में दिख रहा है तुम्हें। इमेजिन करो कि इसकी अपनी मोटाई जो थिकनेस जो अंदर की ओर होगा ना, वो टी है। तो ये एक्चुअली एक 3D फिगर है, मेटेलिक है, सेमी सर्कुलर। इट्स इनर रेडियस इज R1, इनर रेडियस R1 दिख रही है तुम्हें, ठीक है, ये सेंटर हो गया सेमी सर्कल का, और आउटर रेडियस R2। इफ ए वोल्टेज V0 इज अप्लाइड बिटवीन इट्स टू एंड्स, ये वोल्टेज V0 अप्लाई किया गया है दोनों एंड्स पे, एंड ए करंट I फ्लोज इन इट। अब क्योंकि ये मेटलिक है, तो जैसे ही वोल्टेज कनेक्ट करेंगे करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगी, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे दी हुई है। इन एडिशन इट इज ऑब्जर्व दैट ए ट्रांसवर्स वोल्टेज डेल्टा V डेवलप्स बिटवीन इट्स इनर एंड आउटर सर्फेसेस, और इन दोनों एंड्स में डेल्टा V वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है ड्यू टू प्योरली काइनेटिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी इसमें बताया गया है कि करंट फ्लो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कारण, उनके मोशन के कारण ही करंट बनता है, और उसी मोशन के कारण ये डेल्टा V बन रहा है, ये भी दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये पता करना है। तो देखो यहाँ पर करंट की बात, वोल्टेज की बात दी हुई है, ये V0, तो करंट और वोल्टेज, और यहाँ उसके लिए हमें कम से कम इसका रेजिस्टेंस तो मालूम होना चाहिए ना, तभी तो ओम्स लॉ लगा के हम लोग ये रिलेशन कुछ पा सकते हैं। तो पहला काम ये करते हैं कि एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन इरोडोव का है, उसी को इन्होंने एडवांस में पूछा 2020 में, पुराना क्वेश्चन है। तो इसका जो स्ट्रैटेजी है वो है कि हमें इसको एक छोटे से स्ट्रिप का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। ये मान लेते हैं इसका जो विड्थ है या इसका रेजिस्टेंस जो है वो dr, स्मॉल सा dr रेजिस्टेंस ही होगा ना, और इसका विड्थ dx है, और ये x दूरी पे है इस सेंटर से, ठीक, स्मॉल dx विड्थ का है, और x जैसे R1 है ना, वैसे x रेडियस पे है ये सेमी सर्कुलर स्ट्रिप जो हमने कंसिडर की हुई है। ठीक है, तो अब क्या करें, अब देखो इसका हमें रेजिस्टेंस पता करना है, तो करंट ऐसे निकल रही है बैटरी से, तो जाहिर सी बात है इस मेटलिक स्ट्रिप जो हमने कंसिडर की हुई है dx विड्थ की, इसमें से भी करंट ऐसे जा रही होगी। तो अगर इसका रेजिस्टेंस लिखने जाएंगे, जो dr माना हुआ है हमने, स्मॉल सा dr, वो क्या हो जाएगा, रो रेजिस्टिविटी है इसकी, वो क्वेश्चन में ही दिया था, रो रेजिस्टिविटी है, t थिकनेस है, तो रो और करंट की डायरेक्शन में ही हम लोग क्या लेते हैं, लेंथ को रखते हैं। करंट जिस दिशा में बह रही होती है उसी लेंथ को कंडक्टर के हमको रखना होता है, यहाँ पर रो एल बाई ए में, एल की जगह पे। तो यहाँ एल क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर आर्क की लेंथ, जो कि क्या हो जाएगी पाई इंटू एक्स, बिकॉज 2 पाई आर या 2 पाई एक्स होती पूरे सर्कल की, आधे सर्कल की क्या हो जाएगी पाई एक्स। तो रो पाई एक्स अपॉन में, ये रो एल हो गया, अपॉन में एरिया रखते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, इस, क्योंकि इसकी थिकनेस टी है, मोटाई, और खुद का इसका जो थिकनेस टी है, और हम लोग रो पाई एक्स रख चुके हैं, और डी एक्स हमने इसकी विड्थ मानी हुई है ये वाली,
जो इस 2D में है, और अंदर की ओर टी है, तो dx इंटू टी करेंगे तो इसका पूरा ये वाला क्रॉस सेक्शन आ जाएगा ना, जिसमें एंटर कर रहा है करंट, वो वाला क्रॉस सेक्शन इमेजिन करने की कोशिश करो, वो क्या हो जाएगा, t इंटू डी हो जाएगा। dx ये वाला लेंथ है और t अंदर की ओर है, t dx ही क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, रो एल बाई ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो इस तरह डी आर आ गया हमारा, किसका, इसका रेजिस्टेंस आ गया, ये जो हमने रेड से बनाया हुआ है स्ट्रिप, ठीक है। अब इमेजिन करो कि ऐसी एक स्ट्रिप है, ये ऐसी कई सारी स्ट्रिप्स होंगी इस पूरे सेमी सर्कुलर स्ट्रिप में। तो अगर यहाँ पर एक वोल्टेज हमने बना रखा है, ये दिया हुआ है वी नॉट, और इस स्ट्रिप को मैंने मान लो सीधा कर दिया, अगर हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो इसको ऐसे बना सकते हैं ना, और इसका रेजिस्टेंस डी आर है। वैसे ही जस्ट इसके बगल में भी करंट अगले स्ट्रिप से जारी होगी, वो भी इसके ऊपर बना सकते हैं ऐसे करके, एक और होंगी, ऐसी कई सारी होंगी, और सबकी सब कैसे जुड़ी हुई हैं, सबका डी आर डी आर डी आर ही होगा रेजिस्टेंस, और सभी पैरेलल में जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी सारी डी आर को अगर इंटीग्रेट करेंगे और पैरेलल का फॉर्मूला लगा के करेंगे, तभी हमें आर इक्विवेलेंट मिलेगा पूरे स्ट्रिप का। तो अब पैरेलल का एक फॉर्मूला क्या होता है आर इक्विवेलेंट का, ऐसे 1 अपॉन डी आर प्लस 1 अपॉन डी आर प्लस 1 अपॉन डी आर, ढेर सारे हैं, उन सबको हमें इंटीग्रेट करना है, ऐड करना है एक्चुअली में, तो ऐड करना है, और हम लोग इसे 1 बाई डी आर का इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। एडिशन का मतलब छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स का एडिशन का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है, ठीक है। और डी आर इतना है, तो इसको पलट के अगर लिख दें तो क्या आ जाएगा, टी डी एक्स अपॉन में रो पाई एक्स इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन हमें करना कहाँ से कहाँ तक, एक्स वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक, तभी पूरी मेटलिक स्ट्रिप की सारी सारी कंसिडर हो पाएंगी ये छोटी छोटी जो रेजिस्टेंसेस हैं। तो बेसिकली हमने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं अगले पेज में। तो हमें जो मिला 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, वो क्या मिला, टी डी एक्स अपॉन रो पाई एक्स, टी डी एक्स अपॉन रो पाई एक्स इंटीग्रेशन लिमिट R1 से लेके R2 तक, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब टी रो पाई कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लो, और डी एक्स बाई एक्स का जब हमने इंटीग्रेशन किया R1 से लेके R2 तक, तो हमें मिला टी बाई रो पाई लॉग एक्स, लिमिट पड़ गई R1 से R2 की, यानी कि टी बाई रो पाई लॉग R2 बाई R1। ये हमारा क्या आ गया, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट आ गया। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको पलटना पड़ेगा, रो पाई अपॉन में टी लॉग R2 बाई R1, ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया इस पूरे से मेटलिक स्ट्रिप का, ठीक है, जिसमें आई करंट फ्लो करनी है पूरे में से, ठीक है। तो एक रिलेशन यहाँ शायद दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, ये वाला आ रहा है कि नहीं, आता हुआ दिख तो रहा है, लॉग तो हमारा भी आ चुका है। तो ओम्स लॉ लगा के देखते हैं, करंट क्या होगी, वी नॉट अपॉन में आर इक्विवेलेंट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और वी नॉट रहने तो आर इक्विवेलेंट इतना निकाल चुके हम लोग, रो पाई, और ये ऊपर चला जाएगा टी लॉग R2 बाई R1, ठीक है। तो ऑप्शन में आई ही पूछा है, वी नॉट टी लॉग R2 बाई R1 अपॉन में रो पाई, वी नॉट टी अपॉन रो पाई लॉग R2 बाई R1, एकदम वही चीज आ रही है हमारी भी, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन 1 सही है, ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन चेक करते हैं। अब देखो यहां लिखा है द आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज देन द इनर सरफेस, वोल्टेज ड्रॉप तो है, यहां समझते हैं वोल्टेज ड्रॉप तो है, क्यों हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप, इसे समझना पड़ेगा पहले। तो मैं फिर से यहां पर वो स्ट्रिप बनाता हूं, तो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये वो स्ट्रिप थी हमने जो कंसिडर की थी डी एक्स विड्थ की, ठीक है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे होंगे, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, तुम देखो एक सेमी सर्कुलर आर्क में फ्लो कर रहे हैं, सेमी सर्कुलर आर्क में फ्लो कर रहे हैं, तो किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहे होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी कह दी हमने, ठीक है। और अगर वो सेमी सर्कुलर आर्क में फ्लो कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ कवर कर रहे हैं, तो इनमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा एक, वो क्या होगा, एम वी डी स्क्वायर बाई, और मान लो ये एक्स माना हुआ था हमने ये लेंथ, तो एम वी डी स्क्वायर बाई एक्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जो कि सेंटर के अलॉन्ग लग रहा होगा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण से लग रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का और कोई सोर्स नहीं है एक्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वही एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप कर रही है, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहा है, ठीक है। तो अब E इंटू ई इज इक्वल टू एम वी डी स्क्वायर बाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं,
ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ई इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इनके बीच में होगी। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ हमने माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा। अब ये डायरेक्शन इधर की ओर है सेंट्रीपिटल फोर्स की, और माइनस ई जो है वो भी इधर की ओर ही होना चाहिए, नीचे आई मीन इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में mvd² है, ठीक है। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके लिए होना चाहिए ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगी तभी तो माइनस ई जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उससे मल्टीप्लाई होने के बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा और उसी डायरेक्शन में आ पाएगा जिस डायरेक्शन में हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमें पता चल गई वो बाहर रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड यानी कि इस R1 से R2 की तरफ है, ठीक है। तो ऑप्शन में पूछा है कि आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज देन इनर सरफेस या फिर आउटर सरफेस इज एट लोअर वोल्टेज देन इनर सरफेस। तो हमें यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर की ओर है, तो पोटेंशियल जैसे ऊपर की ओर जाएंगे घटेगा, यानी यहां का पोटेंशियल जो R1 का पोटेंशियल है V ऑफ R1, यहां लिख दे रहा हूं V ऑफ R1, यहां का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा देन V ऑफ R2, R2 भी जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा, ठीक है। तो इससे ऑप्शन मिल जाएंगे हमें, कौन सा सही है, VR1 यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, तो आउटर सरफेस इज एट लोअर वोल्टेज देन द इनर सरफेस, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। जो ऑप्शन सही है यहां पे वो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आउटर सरफेस जो है वो लोअर वोल्टेज पे, इनर सरफेस ज्यादा हायर वोल्टेज पे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। बी वाला गलत हो जाएगा बिकॉज उसका उल्टा लिखा हुआ है, आउटर सरफेस हायर वोल्टेज पे नहीं हो सकता। अब आते हैं डी ऑप्शन पे चेक करने, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एक रिलेशन दिया हुआ है डेल्टा वी और आई स्क्वायर का। अच्छा, इसको यहां सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन होता है, डिराइव कराया गया था तुम्हें, डेल्टा वी होता है ई डॉट डी आर, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज ही अभी कंसिडर करो, ठीक है। डी आर क्या होगी, ये लेंथ होगी ना यहां से लेके यहां तक की, डेल्टा वी हमें ई डॉट डी आर निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या आ रहा है, एक रिलेशन यहां से मिल रहा है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी स्क्वायर, ये तो हम देख ही रहे हैं साफ साफ, ठीक है। तो डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई यहां से दिख रहा है और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी डी स्क्वायर के, तो यूं भी लिख सकते हैं डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी स्क्वायर, ठीक है। और यहां जो रिलेशन दिया है वो डेल्टा वी और करंट के बीच में दिया है, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में भी रिलेशन होता है, वी ना डिराइव कराया गया था, वी डी ई एन ए, जिसमें वी डी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई करंट होता है, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि ऐसे है तो वी डी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं, तो यहां से ये भी मिल रहा है हमें कि डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, साफ साफ नजर आ रहा है, राइट। तो यानी कि ऑप्शन डी भी सही है, तो ए सी डी तीन ऑप्शन सही थे इसमें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, ये आईटीजी 2009 में पूछा गया था। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द करंट आई थ्रू द बैटरी 7.5 मिली एम्पियर। अच्छा, ये सर्किट दिया हुआ है, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि करंट थ्रू द बैटरी 7.5 मिली एम्पियर, जब यही कंडीशन है तब इसमें से जो करंट यहाँ से जो आई निकल रहा होगा, यहाँ डायरेक्शन उल्टी लिख दी है, करंट 24 वोल्ट से निकल रहा होगा, वो करंट 7.5 मिली एम्पियर है या नहीं ये पता करना है। तो अब देखो साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि 6 किलो ओम और 1.5 किलो ओम ये दोनों पैरेलल में हैं, तो 6 इंटू 3/2 1.5 को लिख सकते हैं अपॉन में 6 प्लस 3/2, ये क्या हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन आ गया पैरेलल का, तो ये हो गया 2 3 जा 6, ये हो गया 9 और ये हो गया अगेन 7.5, 3.2 1.5 होता है 7.5 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ रहा है एक्चुअली में 9 अपॉन में इसको 15/2 भी लिख सकते हैं, है ना, 3 3 जा 9 3 5 जा 15, तो 6/5 एक्चुअली आ गया हमारा, 6/5 क्या किलो ओम, 6/5 किलो ओम आ गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया 6/5 किलो ओम, और वो सीरीज में है 2 के साथ, तो 6/5 प्लस 2 किलो ओम जो आ जाएगा नेट इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये हो गया 16/5 किलो ओम, आर इक्विवेलेंट 16/5 किलो ओम अगर है तो 16/5 किलो ओम
और 24 वोल्ट के अक्रॉस है ना, तो उस केस में जो करंट डेवलप होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, 24 अपॉन में 16/5 किलो ओम, यानी 24 इंटू में 5 अपॉन में 16, और ये 10⁻³ बन जाएगा क्योंकि नीचे में 10⁻³ आएगा, ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा। तो ये 4 4 16, 4 6 24 हो गया, ये हो गया, और 15/2 यानी कि 7.5 10⁻³ एम्पियर आ रहा है, यानी कि 7.5 मिली एम्पियर ही आ रहा है करंट, यानी पहला ऑप्शन एकदम सही है। करंट आई थ्रू द बैटरी जो निकल रहा है अभी इस केस में वो 7.5 मिली एम्पियर ही है। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आरएल इज 18 वोल्ट। आरएल के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो उसके लिए हमें तो ये दिख रहा है कि 6 और ये 1.5 ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो एक कॉमन सा होगा कोई। तो पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम निकाल ही चुके हैं, 6/5 किलो ओम और यहाँ 2 है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होता है, रेशियो जो होता है ड्रॉप का पोटेंशियल का वो इसके क्रॉस होगा 6/5 अपॉन में इन दोनों का सम 6/5 + 2, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 16/5 आएगा यहाँ, 24 इंटू 6/5 और नीचे में आ गया यहाँ 16, तो ऊपर चला गया 5। ठीक है, तो 4 4 16, 4 6 24, तो 36/4 हो गया, और 2 18 36 और 2 2 4 9 आ गया। 9 क्या आ रहा है, 9 वोल्ट आ रहा है हमारा एक्चुअली में, जो कि इन दोनों कॉम्बिनेशन के क्रॉस, यानी आरएल के क्रॉस भी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 9 वोल्ट का ही है। तो अगर इसके क्रॉस 9 वोल्ट का ड्रॉप है तो पूछा गया द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आरएल इज 18 वोल्ट, नहीं 9 वोल्ट आ रहा है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन पे आते हैं, रेशियो ऑफ पावर्स डिसिपेटेड इन R1 एंड R2 इज 3। R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल पावर डिसिपेटेड है, पावर, और जो R2 के क्रॉस पावर डिसिपेटेड, उन दोनों का रेशियो 3 है। ठीक है, तो पावर अक्रॉस R1 वो क्या होगा, V, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। अब क्योंकि हम निकाल चुके हैं 9 वोल्ट यहां ड्रॉप है 24 में से, तो बचा कितना, 24 - 9 हो जाएगा 16 वोल्ट, तो यहां जो ड्रॉप है वो 16 वोल्ट का ड्रॉप है। ठीक है, तो यहां एक्चुअली हम लोग लगाएंगे B²/R1 का फॉर्मूला, तो 16² अपॉन में R1 जो कि 2 किलो ओम है, ये हमारा पावर ड्रॉप आएगा अक्रॉस R1। ठीक है, अच्छा, तो ये आ गया हमारा 256 अपॉन में 2, और ये 10⁻³ ऊपर चला गया। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाए करीब करीब 188 मिली वॉट आएगा ना, बिकॉज यहाँ 10⁻³ हो गया, V², तो वोल्ट में ही है, नीचे किलो ओम है। ठीक है, तो इतना मिली वॉट आ गया, सॉरी 2 1 2 2 4 2 128 मिली वॉट आ गया। अब वैसे ही PR2 निकालते हैं, PR2 क्रॉस जो आएगा वो आएगा V², जो कि 9 है यहाँ पर, 9² अपॉन में 6 किलो ओम, यानी 9 9 81, 81/6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, तो ये भी मिली वॉट में ही आएगा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो अब क्योंकि PR1 और PR2 का रेशियो लेना है, तो 128 अपॉन में 81 इंटू 6 जब करेंगे तो 2 3 6 हो गया, सॉरी 3 2 6 हो गया, और 3 27 ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो कहीं से भी ये जो आ रहा है रेशियो पावर 3 तो नहीं आ रहा है, 128 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो तो वही जाएगा 256 अपॉन में 27, लेकिन 27 3 जा 256 नहीं होता है, तो ये सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन चेक करते हैं, इफ R1 एंड R2 आर इंटरचेंज्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर डिसिपेटेड इन RL विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। अब क्या किया, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसको यहां सॉल्व करते हैं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया गया है, तो सर्किट क्या बन जाएगा, अब ये हो गया है R2 अब, जो कि 6 किलो ओम है, और यहां पर है 2 किलो ओम का क्या R1 हो गया अब, है ना, इंटरचेंज करने के बाद, और इधर RL लगा ही हुआ था 1.5 किलो ओम का। ठीक है, और ये सर्किट यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ बैटरी 24 वोल्ट की है। तो अब पूछा है कि पावर डिसिपेटेड इन RL विल डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9। RL के क्रॉस पावर डिसिपेटेड, तो पहले RL के क्रॉस पावर डिसिपेटेड कितना हो रहा होगा, जब पहली कंडीशन थी यही सर्किट था, तब जो पावर डिसिपेटेड था अक्रॉस RL, मैंने इसको इनिशियल नाम दे दिया, इनिशियल कंडीशन वाली जो सर्किट थी उसके लिए RL के अक्रॉस जो पावर ड्रॉप हो रहा था, यहाँ 9 वोल्ट का ड्रॉप था पहले,
फिगर तुम्हें याद है, 9 स्क्वायर बाई क्या लगा सकते हैं, आर एल 1.5 किलो ओम, ठीक है। अब पी आर एल अक्रॉस फाइनल, जब हमने ये सर्किट बना दिया है इंटरचेंज करने के बाद, तब आर एल के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या पावर कितना आ रहा है, तब उसके लिए हमें अगेन सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसके क्रॉस ड्रॉप निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्रॉप पहले 9 था, अब कितना होगा, तो 1.5 और 2 को जरा हम लोग निकालें, अपॉन में 3.5, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, जिसको सॉल्व करने पे करीब करीब आ रहा है 5 3 15, 5 7 35, तो 6/7 आ रहा है, ठीक है। 6/7, 6 के साथ किस में है, कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, तो 42 + 6 48/7, नेट आ गया 48/7 ओम, इस पूरे कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो 48/7 आ गया ना, एक काम करते हैं, हमने इसका निकाल लिया हुआ है 6/7 ना, तो अभी ये करने की जरूरत नहीं है, 6/7 हमने निकाल लिया हुआ है इन दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहीं से काम हो जाएगा। 6 और 6/7, तो ड्रॉप 24 वोल्ट का 6/7 के क्रॉस निकालना है, तो 6/7 रहने दो, अपॉन में 6/7 + 6 कर दो, इंटू में 24, ठीक है, इंटू में 24, और ये किलो ओम है, ये भी किलो में कैंसिल हो गए, 24 वोल्ट का ड्रॉप निकल आएगा अब, तो 6/7 नीचे में रह जाएगा 42 + 6 48/7, इंटू में 24, 7 7 कैंसिल हो गया, 6/48 इंटू 24 हो गया, 24 2 ज़ा 48 होता है, 2 3 ज़ा, तो 3 वोल्ट आ रहा है जो इसके क्रॉस ड्रॉप है यहाँ पर। तो अब लिखेंगे यहाँ पर 3 स्क्वायर अपॉन में आर एल, क्या होगा यहाँ पर 1.5 किलो ओम ही होगा, ठीक है। तो अब हम इनका रेशियो लेते हैं, अगर पी आर एल इनिशियल अपॉन में पी आर एल फाइनल, तो आ जाएगा 9 स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर, अब 9 हो गया, यहाँ पर ये 9 ही हो गया, तो ये 9 आ जा रहा है हमारा फाइनल। तो जो फाइनल जो सर्किट बना है वो देखो पी आई आर एल इनिशियल का 1/9 टाइम्स हो जा रहा है, यानी घट जा रहा है, जो कि एक्चुअली लिखा भी हुआ है यहाँ पे, द पावर डिसिपेटेड इन आर एल विल डिक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 9, वो एकदम सही है, तो ऑप्शन डी भी सही है हमारा, ए और डी दो ऑप्शन सही थे यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी एडवांस 2022 का है, इसमें देखते हैं, इन सर्किट 1 एंड सर्किट 2 शोन इन द फिगर, दो सर्किट है, R1 1 ओम है, तो ये लिखते चले जाओ, यहाँ पर R1 1 ओम है, R2 2 ओम है, R3 3 ओम है, ठीक है। यहाँ R1/2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ओम, ठीक। अच्छा, यहाँ भी वही कंडीशन है, R1 ही R2 वही चीज़ लिखी हुई है, तो ये भी 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, R3, यहाँ 2 R3 लिखा है, तो ये क्या हो गया 6 ओम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब लिखा है कि P1 and P2 आर द पावर डिसिपेशंस इन सर्किट 1 एंड सर्किट 2 व्हेन द स्विचेस S1 and S2 आर इन ओपन कंडीशन। P1 एंड P2, जब ये S1 और S2 ये दो स्विच है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये दोनों स्विच जब ओपन रहते हैं तो P1 पावर डिसिपेटेड है इन द सर्किट 1 और P2 है पावर डिसिपेशन इन सर्किट 2, जब S1 और S2 दो स्विच ओपन है, ठीक है। और वही यहां लिखा है Q1 एंड Q2 आर द पावर डिसिपेशन इन सर्किट 1 एंड सर्किट 2, ठीक है। कब, जब स्विचेस S1 और S2 आर इन क्लोज कंडीशन, जब इनको क्लोज कर देते हैं स्विचेस को, तब जो पावर डिसिपेशन हो रही है सर्किट 1 सर्किट 2 में वो Q1 Q2 है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो पहला लिखा है व्हेन ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ द सर्किट्स, दोनों सर्किट्स में, तो हमने एक वोल्टेज सोर्स यहां कनेक्ट कर दिया, एक वोल्टेज सोर्स लगा दो ऐसे करके, ये भी 6 वोल्ट का है यहाँ पर, और यहाँ भी 6 वोल्ट का हमने कनेक्ट कर दिया ए बी के क्रॉस, ठीक है, दोनों सर्किट में, तो P1 लेस देन P2 आएगा, ये पता, ये सही है नहीं, ये चेक करना है। अच्छा, तो इसको कैसे समझे, अब देखो P1 कौन सा है, P1 और P2 वो पावर हैं दोनों सर्किट में जब स्विचेस S1 और S2 ओपन होते हैं, ओपन होने का मतलब ये ऐसे ही रहेगा अभी जैसे दिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ओपन है, तो यहाँ से करंट निकलेगा 6 वोल्ट से, ठीक है, इसमें जाएगा नहीं बिकॉज ये ओपन है, इसमें से जाएगा, फिर यहाँ ब्रांच है, नोड है, इसमें से जाएगा, और फिर एक पाथ जो है ये भी है, इसमें से भी करंट जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो ये दोनों सीरीज में 5 हो गए, और ये 1/2 के साथ पैरेलल में आ गए, तो 5 × 1/2 अपॉन में 5 + 1/2, ये हो गया 2.5 और ये हो गया 5.5, हाँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25/55 भी लिख सकते हैं, और 5 5 25, 5 11 जा 55, 5/11 आ रहा है,
5/11 आ रहा है इन दोनों कॉम्बिनेशन, और 5/11 1 के साथ सीरीज में होगा, तो 5/11 प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16/5, 16/5 ओम, 16/5 ओम, 16/5 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, और यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो पावर डिसिपेशन निकालना आसान हो गया। P1 वही है जब हमने S1 को ओपन कर रखा है, तभी हमने उस कंडीशन में ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पाया। तो P1 आ जाएगा सिंपली V²/R से, जिसमें V रखेंगे 6 वोल्ट यानी 6 स्क्वायर, और R रखेंगे ये जो हमने निकाला है 16/5, 5 ऊपर चला गया, तो ये आ रहा है करीब करीब 36 इंटू 5/16, और 2 8 16, 2 18 36, फिर कटेगा 2 4 8 और 2 9 18, तो करीब करीब आ रहा है 45/4 वॉट, ये P1 आ रहा है। P2 भी निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए। P2 इस सर्किट के लिए है, कब? जब S2 ओपन है। S2 ओपन है तो यहां से जब करंट निकला 6 वोल्ट से, इसमें गया ही नहीं, S2 ओपन है, इन तीनों में जाएगा करंट, और ये तीनों पैरेलल में है, तो 1 + 1/2 + 1/3 पैरेलल में है, तो इसका कॉम्बिनेशन ऐसे आएगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ 6 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये आ गया 5 11, 11/6 आ रहा है, लेकिन उसका पलटना पड़ेगा, तो 6/11 हो जाएगा, 6/11 हो गया R इक्विवेलेंट, 6/11 ओम हो गया इस केस में जब S2 ओपन है। तो P2 क्या आएगा? P2 विल बी V²/R, जिसमें R के जगह पे तो रखेंगे यही चीज 6/11, और V के जगह रखेंगे 6 स्क्वायर, तो 6 × 6, नीचे में 6 रह गया, यहाँ 11 आ गया, 66 वॉट आ रहा है P2। तो P2 बड़ा आ रहा है, 45/4 बहुत कम है, P2 बड़ा आ रहा है P1 से, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करते हैं। व्हेन ए कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पीयर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ द सर्किट्स P1 ग्रेटर देन P2, मैंने कांस्टेंट करंट सोर्स 2 एम्पीयर का कनेक्ट किया गया। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, यहां अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहां ए और बी के क्रॉस एक करंट सोर्स लगा दिया गया 2 एम्पीयर का, दोनों में 2 एम्पीयर का। ठीक है, ए एंड बी इन बोथ सर्किट्स, देन P1 ग्रेटर देन P2। अब P1 P2 निकालने, अगेन P1 P2 क्या है? जब दोनों स्विचेस ओपन है, तो इसमें से भी कोई करंट नहीं जाएगा, ये 2 एम्पीयर निकला यहाँ से। ठीक है, इमेजिन करो ये 2 एम्पीयर निकला यहाँ से, S1 में से गया ही नहीं बिकॉज ये ओपन है, इसमें से गया, ठीक है 2 एम्पीयर, फिर कुछ इसमें बटा कुछ इसमें बटा, यानी कि अगेन हम लोगों को यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वही जो अभी हमने निकाला था। तो अभी कितना आ रहा था? ये 5/11 ये पूरा आ रहा था, और इस पे ऐड करने पे पूरा हो जा रहा था 16/11, सॉरी 11 + 5 16/11 होता ना, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई शायद से, 16/11 आ रहा है, 16/11 आ रहा है। P1 शायद से मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे यहाँ 11 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आ रहा है यहाँ 11 होगा, तो ये हो जाएगा 99/4। तो भी देखो, तो ये करीब करीब 100/4 भी करे तो भी 25 आता, और यहाँ 66 है, तो भी P2 ग्रेटर देन P1 है, तो ऑप्शन सही है, ए सही है। ठीक है, तो ये एक्चुअली आ रहा है 16/11 जो हम लोग को यहाँ चाहिए था, और 2 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है, तो P1 अभी भी निकाल सकते हैं हम लोग इस फॉर्मूले से, I²R फॉर्मूले से। I इस बार रखेंगे हम लोग 2 एम्पीयर, 2 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस रखेंगे 16/11, तो ये हो जाएगा 16 4 48/11 वॉट। P1 अभी इतना आ रहा है। हम लोग थर्ड ऑप्शन की बात कर रहे हैं अभी, जब हमने नहीं, हम लोग बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं जब हमने करंट सोर्स लगाया हुआ है, तो ये P1 आ गया। अब P2 देखते हैं, P2 भी हमने देखना है इस सर्किट में, कब? जब ये S2 ओपन है, तो ये तो वैसे ही इनवैलिड हो गया, यही 3 है, और ये तीनों किस में है? पैरेलल में है, जिसका हमने कॉम्बिनेशन निकाल रखा है 6/11, तो 2 एम्पीयर जा रहा है 6/11 से, तो P2 आ जाएगा I²R से, I तो रहेगा 2 स्क्वायर, और R रहेगा 6/11, तो हो गया 4 से 24/11 वॉट। तो अब देखो कौन बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों जगह डिनोमिनेटर में 11 है, तो P1 बड़ा है P2 से, P1 बड़ा है P2 से, तो ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है, सी ऑप्शन चेक करते हैं। मैंने वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी। अब हमने क्या किया, इन सर्किट 1 में ए और बी के क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया, कितने वोल्टेज का? 6 वोल्ट का। ठीक है, तब Q1 ग्रेटर देन P1 होगा क्या? P1 वही चीज थी, P1 में भी 6 वोल्ट की बैटरी लगी थी यहाँ पे जब S1 ओपन था, उस केस में P1 कितना आ रहा था? ये आ रहा था 99/4, और अब जब हमने
एस को क्लोज कर दिया तभी तो Q1 आएगा। Q1 है क्या? Q1 वो पावर है जब सर्किट 1 में हम स्विच को क्लोज कर देते हैं, S1 को क्लोज कर देते हैं। तो जब अब हम क्लोज कर दिए हैं S1 को, तो करंट यहाँ से निकला है और इसमें इसमें ना जाके इसमें जाएगा, शंट हो जाएगा ये वाला, बिकॉज यहाँ पर एक जीरो रेजिस्टेंस का पाथ उसे मिल चुका है। तो करंट अब ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाने की वजह से वो ऐसे बटेगा अब करंट। तो ये पूरी तरह शंट हो गया, ये इनवैलिड हो गया। तो अब ये है, इसमें जा रहा है करंट, इसमें जा रहा है, तो ये दोनों ही काउंट होंगे अब। तो यहाँ 5 था, यहाँ 1/2 था, जिसका आ रहा था 5/11, है ना, 5/11 आ रहा था, और यहाँ वोल्टेज 6 वोल्ट था। तो Q1 जो आएगा वो आएगा V²/R से, और V रखेंगे 6 का स्क्वायर और R रखेंगे 5/11। तो ये आ गया 36, यानी कि 36 × 11 अपॉन में 5। अगर थोड़ा सा 5 7 35 होता है, करीब करीब 77 से थोड़ा ज़्यादा, 77.1 ऐसे कुछ आ रहा है Q1। और P1 कितना था? ये 25 के अराउंड आ रहा था, तो जाहिर सी बात है Q1 बड़ा है, Q1 बड़ा है P1 से, तो सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन चेक करते हैं। मैंने कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी। अब इन बोथ द सर्किट्स, यहाँ ए में भी एक कांस्टेंट सोर्स है 2 एम्पियर का, यहाँ बी में 2 एम्पियर का है, दोनों में 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया हमने। तो Q2 ग्रेटर देन Q1। अच्छा, Q2 और Q1 कब होंगे? जब S1 S2 दोनों क्लोज कर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, यहाँ सॉल्व करते हैं जरा इसे। यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट सोर्स है और S1 भी क्लोज है, यहाँ भी 2 एम्पियर करंट सोर्स, S2 भी क्लोज है, ठीक है। तो अब ये शायद हम लोग निकाल चुके हैं। जब हम लोग 2 एम्पियर करंट सोर्स कनेक्ट किए हुए हैं, S1 से जा रहा है, ये तो शंट हो चुका है, तो जो आएगा हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो कितना आएगा? 5/11 आएगा, ठीक है। तो Q1 क्या आ जाएगा? यहाँ पर I²R लगा सकते हैं, I तो 2 जा रहा है, 2 स्क्वायर कर, और इस पूरे का 5/11 है, तो ये 4 5 20/11 वॉट। Q2 भी निकाल लेते हैं। Q2 इसमें देखेंगे हम लोग, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो अभी काउंट होगा, और ये हमने निकाल रखा था ऑलरेडी 6 ओम। अब ये 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ये सभी के सभी पैरेलल में आ गए। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हो जाएगा दूसरे वाले सर्किट का, हो जाएगा 1/1, 1/2, 1/3 प्लस 1/6। कैल्शियम ले लो, 6 हो गया, ये यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो आ गया 9 + 11 12, 12/6 यानी 2, यानी R इक्विवेलेंट आ गया हमारा 1/2। तो Q2 कैसे निकालेंगे? Q2 निकालेंगे I²R से अगेन, और I जो है यहाँ पर 2 स्क्वायर हो जाएगा, R जो रखेंगे ये रखेंगे 1/2, कितना आ गया? 2 वॉट आ गया। अब ये कितना है? 11 2 ज़ा 22 होता, उससे ज़रा सा कम है ये, तो यहाँ Q2 ये 2 वॉट से कम ही आएगा, तो Q2 जो है बड़ा होगा Q1 से। तो ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है Q2 लेस देन Q1, और हमारा आ रहा है Q2 ग्रेटर देन Q1, तो ऑप्शन डी गलत है, खाली यही 3 सही है, A B एंड C, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल एनालिटिकल था, एडवांस 2022 का है। ये क्वेश्चन एडवांस 2014 का है। इसमें पूछ रहा है हीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल इज मेड ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L। एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसका वायर एक है, जिसकी लेंथ L है, और डायमीटर जो है, पूरी डायमीटर जो यहाँ से यहाँ तक की है वो D है, ठीक है। इट टेक्स 4 मिनट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg वाटर बाई 40 केल्विन। जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक सप्लाई होगी वोल्टेज की जो कि इसको हीट कर रही होगी, और 4 मिनट लगते हैं इसको टेम्परेचर रेज करने के लिए 40 kg ऑफ 0.5 kg वाटर का 40 केल्विन से, ठीक है। अब इसको रिप्लेस, द हीटर इज रिप्लेस बाय ए न्यू हीटर हैविंग 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। अब यहाँ पर दो और वायर लगा दिए गए सेम मटेरियल के। अगर इसका रेजिस्टिविटी रो है तो इसका भी रो है, इसका भी रो है। ईच ऑफ लेंथ एल, इसका भी लेंथ एल, इसका भी लेंथ एल है, यहाँ भी लेंथ एल ही था। लेकिन जो नए वायर लाए गए हैं दो, उनका डायमीटर 2D है, ये 2D है और ये भी 2D के हैं, ठीक है। द वे दीज वायर्स आर कनेक्टेड इज गिवन इन द ऑप्शंस। हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू द रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर बाय 40 केल्विन। उसी 40 केल्विन से उसी अमाउंट 0.5 kg वाटर का रेज करना टेम्परेचर, तो किस वे में अरेंज करना पड़ेगा? 4 वायर्स, 4 इफ वायर्स आर इन पैरेलल, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करें तो 4 मिनट में हो पाएगा, ऐसे करके दिया सीरीज पैरेलल का। तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं। उससे पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल के देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रो L बाई A होता है ना। तो रो रेजिस्टिविटी है, लेंथ L दिया ही हुआ है, इसका एरिया क्या होगा? एरिया क्रॉस सेक्शन का होगा पाई, और D डायमीटर है, तो
पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो पार्ट है ना, सिंप्लिसिटी के लिए रो एल बाई पाई डी स्क्वायर को के मान लेते हैं, 4k कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जो है, जो ओरिजिनल वाला हमारा कंडक्टर था उसका 4k है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये वाले पे आ जाओ, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका आर डैश मान लेते हैं, रो एल अपॉन में पाई डी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2d डायमीटर ये तो रेडियस d हो गया, तो पाई डी स्क्वायर हो गया। वैसे इसका भी वही होगा, आर डैश रो एल अपॉन में पाई डी स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर नेट 2r डैश हो जाएगा, अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 2 टाइम्स रो एल अपॉन में पाई डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब रो एल बाई पाई डी स्क्वायर को हमने के माना हुआ है, तो इसको 2k भी लिख सकते हैं। तो सीरीज वाला पार्ट चेक करते हैं एक बार, ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो अब देखो, हीट का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर टी या फिर आई स्क्वायर आर टी, हीट इक्वेशन। तो वी स्क्वायर, अब वोल्टेज तो कांस्टेंट ही है, सेम वोल्टेज यहां भी दिया जा रहा है, तो वी स्क्वायर बाई आर हम रखेंगे ये वाला 4k, पहले वाले कंडीशन में 4k। तब टाइम लग रहा था 4 मिनट। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक केटल एल लेंथ की थी, डायमीटर डी था, तब इट टेक्स 4 मिनट्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस बाय 40 केल्विन। तो यहां पर 4 मिनट लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो नेट रेजिस्टेंस इतना आ रहा है। तो जो हीट लगी है 40 केल्विन चेंज करने में, इसी अमाउंट ऑफ वाटर को उतनी ही हीट लगेगी जब हम लोग उतनी हीट चाहिए होगी ना, उतना टेम्परेचर डिस करने में, जब हम लोग इस अरेंजमेंट में कनेक्ट कर रहे होंगे। तो सेम हीट लग रही होगी, सेम वोल्टेज क्रॉस, तो वी स्क्वायर बाई, अब रेजिस्टेंस रखेंगे ये वाला 2k, और तब मान लेते हैं t1 टाइम लग रहा है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, और यहाँ 2k से यहाँ 2 आ गया, तो 4/2 इज इक्वल टू t1 आ गया, यानी कि t1 की वैल्यू आ गई 2 मिनट्स। तो जब हमने सीरीज में रखा था तो टाइम 2 मिनट्स आ रहा है, तो टाइम विल बी 2 मिनट्स इफ वायर्स आर इन सीरीज, तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, एक और कंडीशन हो सकती है जब ये दोनों पैरेलल में होंगे। अगर ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो पैरेलल कंडीशन यहां लिख रहा हूं, अगर पैरेलल में होंगे तब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर नेट। तब आर नेट आएगा, देखो क्योंकि ये आर डैश है, आर डैश सेम है। ठीक है, और आर डैश जो होगा, जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलल में, तो 1 अपॉन आर डैश प्लस 1 अपॉन आर डैश, ये लिखेंगे, यानी क्या आ गया 2 अपॉन आर डैश, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर डैश बाई 2 आ गया। ठीक है, आर डैश रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, और रो एल बाई पाई डी स्क्वायर को हमने के माना हुआ है, तो ये सिंपली हो गया k/2 आर इक्विवेलेंट। तो अब जो हीट आएगी, अगेन फॉर्मूला वही रहेगा, पहले कंडीशन ये थी, तो जो हीट लग रही थी वी स्क्वायर बाई आर इंटू 4 मिनट, 4 मिनट में जो हीट लग रहा था 40 केल्विन रेज करने के लिए, उतना अमाउंट ऑफ वाटर को, उतना ही हीट लगेगा, उतना ही हीट चाहिए होगा जब सेम वोल्टेज के क्रॉस ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए हैं, वी स्क्वायर बाई, अब रेजिस्टेंस जो है ये आर इक्विवेलेंट है पैरेलल वाले के लिए, इनटू में अब टाइम t2 लग रहा है, लेट्स सपोज, तो वी स्क्वायर 4 रहने दो, और यहां आर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4k इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, अब जो आर इक्विवेलेंट निकाला हमने k/2 निकाला हुआ है, इनटू में t2, वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 1 रह गया, ये 2 t2 आ गया, तो t2 की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि 0.5 मिनट। तो 0.5 इफ वायर्स आर इन पैरेलल, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो बी और डी दो ऑप्शन सही थे इसमें। ठीक है, तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।